चलो देखो जी, कल हम लोग प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत हो चुका है। आज हम बात करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, व्यतिकरण। ये प्रकाश का एक ये भी प्रॉपर्टी है, जैसे प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। ठीक है, उसी तरह से प्रकाश का व्यतिकरण भी प्रकाश का ही एक गुण है। और ये होता क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, वो आज हम समझेंगे। तो हेडिंग लगाएं आज का, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण ये होता क्या है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए, प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उसी सिद्धांत पर प्रकाश का व्यतिकरण भी कार्य करता है। प्रकाश का जब अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने यही लिखा है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं या चलती हैं, ठीक है, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग का विस्थापन उनके अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। यही पढ़ा है ना, वही चीज यहां भी करना है। बस इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना होगा जो अभी हम आपको क्लियर करेंगे। पहले इसको नोट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब दो या दो से, बात ना करें, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें एक साथ एक दिशा में एक दिशा में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के बाद माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ
बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है या प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हो या प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक, समझ में आ रही है ना, चाहे दो तरंग हो या दो से अधिक तरंग हो, लेकिन उनकी आवृत्ति कैसी हो, समान हो, ये कंडीशन है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, ये कंडीशन है, ये होना चाहिए, ये शर्तें हैं उसकी। कई बार आ जाता है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, तो शर्तें हैं वो, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं। आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, चाहे वो दो तरंग हो या दो से अधिक तरंग हो, ठीक है, उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना, इनकी आवृत्ति समान हो और कला संबद्ध हो, तभी व्यतिकरण होगा। ठीक, और ये एक साथ एक दिशा में चल रही हो, ठीक है जी। संचरित का मतलब होता है चलना। जब भी तरंग की बात होती है ना, जब भी तरंग को कहेंगे तो तरंग के चलना नहीं बोलते हैं, संचरित होना बोलते हैं उसको। जैसे इंसान, गाय, भैंस को हम बोलते हैं वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन जब तरंग की बात आएगी तो तरंग संचरित हो रही है। समझ में आ गई बात। जैसे सांप है तो सांप को क्या कहोगे, सांप चल रहा है कि रेंग रहा है, उसको भी बोलो, सही है ना। उस तरह से तो हम कह देते हैं सांप चल रहा, लेकिन वो निरर्थक में जाएगा। अर्थ, अगर उसका अर्थ में बोलोगे तो आप यही बोलोगे सांप रेंग रहा है, क्योंकि रेंगना उसकी प्रवृत्ति है। उसी तरह से तरंग है, तरंग का संचरित होना बोला जाता है, तरंग का चलना नहीं। चलना से आप बस दिमाग में इतना सेंस रखिएगा कि तरंग संचरित हो रही है, बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बात ना करें, एक साथ एक दिशा में संचरित होती है तो क्या करती है, अध्यारोपण। और अध्यारोपण का मतलब समझ चुके हैं पीछे क्या होता है। जब ये तरंगें चलते चलते एक दूसरे से कहीं टकरा जाती हैं, समझ में आ गई बात, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण होना, अध्यारोपण होना। तो उसी अध्यारोपण के बाद माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी जो तीव्रता होती है या परिणामी विस्थापन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और कुछ बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन या परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो
एक साथ एक दिशा में समझ में आ रहा है, समान आवृत्ति समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा। कला संबद्ध, कला संबद्ध तरंग क्या होती हैं, ये जरूर ध्यान रखना। कला संबद्ध वो तरंगें होती हैं जिनकी कला समान हो, यानी उनके कला में कोई अंतर ना हो और उनकी आवृत्ति भी समान हो। उन तरंगों को हम कला संबद्ध तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से कई तरंगें निकल रही हैं, लेकिन इनमें से दो तरंगें हैं जो एक साथ ऊपर नीचे ऐसे होते हुए जा रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं दोनों की कला क्या समान है, इनके कला में कोई अंतर नहीं है। या अगर अंतर है तो वह अंतर समय के साथ नियत है, बदल नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? अगर इनके बीच अंतर मान लो 5 डिग्री का है तो वह अंतर हमेशा 5 डिग्री बना हुआ है, समझे? तो वो भी हम क्या कहेंगे, समान अंतर। लेकिन कुछ तरंगों के कला में अंतर ऐसा होता है कि वो समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। पहले कुछ और कला में अंतर रहेगा, कुछ समय बाद कुछ और हो जाएगा, कुछ समय बाद कुछ और हो जाएगा। तो वो तरंगें कला असंबद्ध तरंगें होती हैं, कला असंबद्ध तरंग कहलाती हैं, जिनके कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहते हैं। लेकिन जिन तरंगों के कला में कोई अंतर न हो या अगर अंतर हो तो वो समय के साथ क्या हो, नियत हो, ठीक है, तो उन तरंगों को हम कहते हैं कला संबद्ध तरंगें। और ये तरंगें केवल एक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होती हैं, यानी केवल अगर एक प्रकाश स्रोत हो, एक वर्णी प्रकाश हो, एक कलर का प्रकाश हो, तो उनकी तरंगें जो होती हैं कला संबद्ध होती हैं। लेकिन जब वही कई स्रोत से प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कई स्रोत हैं लाइट के, और इनसे जो प्रकाश तरंगें निकल रही हैं वो सब क्या उन सब की कला में अंतर नहीं होता होगा, होता होगा, तो ये तरंगें कला असंबद्ध तरंग कहलाएंगे। इनके कला में कोई संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनकी कला में अंतर जो है समय के साथ बदलता रहेगा। जैसे देखो इन दोनों के कला में कोई अंतर नहीं, एक साथ ऊपर नीचे हो रही है, तो इनका कला में अंतर अगर है भी तो वो नियत है, और यदि नहीं है तो वो शून्य है। लेकिन कुछ तरंगें अगर यहाँ से ऐसे निकलें, ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ तरंगें यहाँ तक चली ऐसे और फिर ऐसे 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 होने लगी, तो ये दोनों के कला में संबद्ध नहीं होगा, तो ये दोनों कला असंबद्ध हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब देखो मान लो लेजर लाइट देखे हो ना, लेजर लाइट, यहाँ से आप एक लेजर लाइट से एक लेजर छोड़ दिया, यहाँ पर एक बहुत बारीक आपने होल कर दिया। इस लेजर लाइट जब इस बारीक होल से गुजरेगी ना, इस बारीक होल से, तो इधर आने के बाद ये लाइट ऐसे फैल जाएगी, ऐसे। समझ में आई बात? फिर आगे आप एक ऐसे स्लीट रख करके इसमें थोड़ी दूरी पे 2 होल कर दिए, ऐसे ऐसे। अब ये लाइट इन होल से जब गुजरेगी यहाँ से, तो ये दोनों तरंगें जो होंगी वो कला संबद्ध होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरंगें एक ही स्रोत से आ रही हैं, तो इनके तरंगों के कला में कोई अंतर नहीं होगा, ना ही उनके आवृत्ति में कोई अंतर होगा। लेकिन अगर यही दोनों तरंगें 2 अलग अलग लेजर लाइट से आती, समझ में आ गई बात, तो उनके तरंगों के कला में अंतर जो है वो नियत नहीं होता, वो समय के साथ क्या होता, बदलता रहता, तो उसे कला असंबद्ध तरंग कहते हैं। और कला असंबद्ध तरंग जिस स्रोत से आती हैं
उस स्रोत को कला असंबद्ध स्रोत भी कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? कला संबद्ध तरंग क्या होती है? वे तरंगें जिनके कला में अंतर शून्य हो या वह कालांतर समय के साथ नियत हो, उसे कला संबद्ध तरंग कहते हैं। और वे तरंगें जिनके कला में अंतर शून्य न हो और कालांतर समय के साथ नियत भी ना हो, तो वो कला असंबद्ध तरंग कहलाती है। ठीक है? तो व्यतिकरण की घटना के लिए हमारे पास जो तरंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध होनी चाहिए। जब कला संबद्ध होगी, समान आवृत्ति की होगी, एक साथ एक दिशा में चल रही होगी, तब अध्यारोपण के बाद माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक हो जाएगी और कुछ बिंदुओं पे कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो व्यतिकरण के लिए अगर आवश्यक शर्त पूछे तो क्या लिख सकते हो? प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, एक साथ एक दिशा में चलनी चाहिए, उनके बीच अध्यारोपण होनी चाहिए, तब जाके व्यतिकरण होगा, नहीं तो व्यतिकरण नहीं होगा। समझ में आ गई बात? व्यतिकरण घटना समझ में आ गया? दो तरंग या दो से अधिक तरंग जिनकी आवृत्ति समान हो, वे कला संबद्ध हो, एक साथ एक दिशा में चल रही हो, तो अध्यारोपण के बाद, ठीक है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो जाती है? अधिक, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता हो जाती है कम। समझ में आई बात? इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। क्लियर? अब ये जो व्यतिकरण की जो घटना है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है समपोषी व्यतिकरण और एक होती है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है? समपोषी व्यतिकरण और एक को हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण के प्रकार तो लिखेंगे व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? अब दो प्रकार कौन कौन? नंबर एक, समपोषी व्यतिकरण। अब ध्यान देना, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति और कला संबंध की तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं और अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता और विस्थापन क्या हो जाती है? अधिकतम। क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। तो उस व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, इतना बड़ा न लिखने से अच्छा है कि लिखिए व्यतिकरण की घटना में। ठीक है? व्यतिकरण की घटना में जब लिख देंगे व्यतिकरण की घटना में, तो ये पूरी घटना उसमें आ गई। ठीक है? व्यतिकरण की घटना में कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। तो उस व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण तो लिखते हैं व्यतिकरण की घटना में माध्यम के कुछ
बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन एवं तीव्रता अधिकतम हो जाती है। जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है जी। व्यतिकरण के घटना में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन एवं तीव्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। अब संपोषी कई बार आ गया था, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें बताइए, क्या शर्तें होनी चाहिए। तो अगर शर्तें पूछ दे संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, तो लिखेंगे तरंगों के बीच कालांतर शून्य या समय के साथ क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, तरंगों के बीच कालांतर जो है शून्य हो या समय के साथ नियत हो, पहली चीज। दूसरी क्या है, तरंगों के बीच कालांतर पाई का समगुणज, समगुणज का मतलब 2n, ठीक है, समगुणज यानी 2n पाई होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना, तरंगों के बीच जो कालांतर है, संपोषी व्यतिकरण की बात हो रही है, उसके लिए या तो कालांतर शून्य हो या समय के साथ नियत हो। ठीक, और यदि मान लो शून्य नहीं हो तो पाई का क्या हो, समगुणज हो। मतलब n का मान 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे 4 पाई, 3 रखोगे 6 पाई, 4 रखोगे 8 पाई, 5 रखोगे 10 पाई, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अब इसका फिगर देख लो, संपोषी व्यतिकरण का फिगर देख लो। देखो, यहां से एक तरंग जो है ऐसे चल रही है, ये पहली तरंग है। ठीक है जी। दूसरी तरंग देखो, इसी के कला में दूसरी तरंग चल रही है, दूसरी तरंग। ऐसे तो देखो, जो ब्लैक वाली कलर है वो पहली तरंग है, जो ग्रीन वाली है दूसरी है। दोनों तरंगें एक साथ उठ रही हैं, एक साथ गिर रही हैं, सही है ना। इसका मतलब दोनों के कला में कोई अंतर
नहीं है, इनके कालांतर क्या है, शून्य है या समय के साथ नियत है, ठीक, या पाई का सम गुणज है। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज देखो, अब इनके अध्यारोपण से देखो यहाँ के मिल गई, तो इन जब एक दूसरे से अध्यारोपित करती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी, ठीक है, वो भी देखिए इसी तरह चलेगी। और उस तरंग का विस्थापन देखिए इन दोनों के तुलना में क्या है, ज्यादा है। देखो जो ब्लैक वाली है उसका विस्थापन ये है y1, जो ग्रीन वाली है उसका विस्थापन ये है y2, और जो रेड वाली है उसका विस्थापन देखो ये है, ठीक है, ये है y। तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जब ये दोनों तरंगें समान कला में चली हैं, इनके कलांतर में कोई अंतर नहीं है, और यदि है तो वो समय के साथ नियत है, तो इनका परिणामी विस्थापन सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है परिणामी विस्थापन एवं तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो इनका जब विस्थापन अधिक हो जाएगा तो इनकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। समझ में आई बात। तो इस व्यतिकरण को आप क्या कहोगे, समपोषी व्यतिकरण, इसको आप बोलोगे समपोषी व्यतिकरण। यानी समपोषी व्यतिकरण के लिए इस तरह से डायग्राम बनेगा तरंग वाला, ठीक है जी। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, अब देखो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, फिर वही लिखना है, व्यतिकरण की घटना में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन एवं तीव्रता अधिकतम की जगह सब वही रहेगा, न्यूनतम हो जाती है, जिसे विनाशी व्यतिकरण तो लिखेंगे व्यतिकरण की घटना में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन एवं तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है जी। इसकी भी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, किसी का अपोजिट होगा, कालांतर समय के साथ नियत नहीं होना चाहिए, तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत नहीं होना चाहिए। और दूसरा, तरंगों के बीच कालांतर पाई का विषम गुणज यानी कितना, पाई
2n-1 होना चाहिए। ये इनकी शर्तें हैं, ठीक है। अगर हम इनके डायग्राम को देखें, नीचे दिख रहा है ना, देख लेना। अगर इनके डायग्राम को देखें, देखना जी, तो देख लीजिए इनका डायग्राम कैसे बनेगा। ये पहली तरंग यहां से चल रही है, ये पहली तरंग है और ये इसका विस्थापन है y1, ठीक। जो दूसरी तरंग चलेगी ग्रीन वाली, देखना, वो इसके विपरीत चलेगी, ये वाली तरंग, ठीक है जी। ये दूसरी तरंग है और इसका विस्थापन ये है y2। अब इन दोनों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग निकल के आएगा वो ऐसे चलेगा और उसका विस्थापन होगा ये रेड वाला y। अब देखो यह विस्थापन जो है इन दोनों के विस्थापन के अंतर के बराबर होगा और वह विस्थापन इस विस्थापन से क्या होगा, कम होगा, इसलिए तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये विनाशी व्यतिकरण का हो जाएगा और ये संपोषी व्यतिकरण का हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? डन, तो नोट कर लो।